वेलकम टू रोशन क्लासेज अगेन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि पढ़ लिया था, वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया था, इसीलिए जो है ना उससे और ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए समास जो है ना इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इट्स ओके। तो पिछले में हम लोगों ने देखा था संधि, वो लगभग 48 मिनट्स के आसपास हो गया था। तो अब फिर इसको करते तो बहुत ज़्यादा हो जाता ना, इसलिए उसको उतना ही रहने दिए और समास को जो है ना इसमें सेपरेट कर दिए, ताकि जिस बच्चे को समास स्पेशली पढ़ना हो तो केवल इस वीडियो को खोल करके अपना देख लेगा। तो इसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे समास। ठीक है। एक्चुअली जो समास जो है ये संस्कृत में मेनली 4 प्रकार के आपके दिए गए हैं। ठीक है। कौन कौन है? पहला है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। दूसरा कौन है? बहुव्रीहि। ठीक है। तीसरा अव्ययी भाव, ये दिया हुआ भले ही 4 लेकिन एक 5वां भी होता है, द्विगु समास भी होता है। ठीक है। द्वंद्व समास, यही 4 इसमें दिया गया। ठीक। अब इसमें से जो तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष के टाइप कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन? विभक्ति तत्पुरुष, विभक्ति तत्पुरुष। ठीक। उसके बाद नई तत्पुरुष, ठीक। और एक कौन है? उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। अब इसमें से आपको नई वाला और उपपद वाला नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ना है विभक्ति तत्पुरुष। आपके सिलेबस में केवल यही है, विभक्ति तत्पुरुष। ठीक। बहुव्रीहि पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है, अव्ययी भाव पूरा पढ़ना है। फिर आते हैं द्वंद्व में। द्वंद्व में आपको जो पढ़ना है केवल इतरेतर द्वंद्व पढ़ना है। द्वंद्व में आपका होता है इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक्सेस द्वंद्व। इसका 3 ठो है। इतरेतर द्वंद्व, ठीक है, समाहार द्वंद्व, ठीक, एक है एक्सेस द्वंद्व। ठीक। तो इसमें ये दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो पूरा फुल सिलेबस समझ में आ गया कि तत्पुरुष में कौन सा पढ़ना है? विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है, बहुव्रीहि पढ़ना है, अव्ययी भाव पूरा पढ़ना है, और द्वंद्व समास में केवल एक पढ़ना है, इतरेतर द्वंद्व। ये था आपका पूर्ण सिलेबस। ठीक है। अब इसमें हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले तत्पुरुष, जिसमें कि विभक्ति तत्पुरुष पढ़ना है। कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो जो विभक्ति तत्पुरुष इसमें क्या है, वीडियो छोटा करने के लिए मैंने लिख दिया पहले ही, ध्यान दीजिए। इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप कर देते हैं। लोप मतलब उसको छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, करके तब समास बनाते हैं। जैसे कृष्णम आश्रित, कृष्णम क्या है? द्वितीय विभक्ति है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसको म को हटा देंगे। तो ओरिजिनल में क्या था? ये कृष्ण था ना, ओरिजिनल जो शब्द था, मेन जो शब्द था वो क्या था? कृष्ण था। तो कृष्ण में आश्रिता लगा दिए तो कृष्णाश्रित हो गया। समझ रहे हैं ना। म को हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। तो जिसका मतलब क्या होता है? कृष्ण का आश्रय किए हुए। फिर यहाँ देखिए रामम आश्रित, तो म को यहाँ हटा देंगे, ओरिजिनल राम था तो राम में आश्रित लगाइए, रामाश्रित। समझ रहा है बात। फिर यहाँ पे हरिना त्राता है, तो फिर यहाँ पे हटा देंगे तो हरित्राता हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे न का उच्चारण नहीं करती, ये स्पेशल, कहीं कहीं कुछ कुछ इसमें स्पेशल मिलेगा, उसको याद कर लेना है। फिर मदेन शून्य, तो एक्चुअली मेन होता है मद। जैसे देखिए बालक मेन हुआ, अब बालक में क्या लग जाता है? बालके हो जाता है ना तृतीया में। ओरिजिनल तो बालक ही ना होता है, तो इसका ओरिजिनल क्या होगा? मद। उसमें एन लगा हुआ है तो एन को हटा देंगे ना, तो मद शून्य। फिर गवे हितम, गवे का जो मेन शब्द है वो क्या होता है? गो होता है, गो मिस गाय होता है। ठीक। उसका जो है ना गवे विभक्ति लगा हुआ है यहाँ पे के लिए, पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। नहीं पंचमी नहीं, चतुर्थी, चतुर्थी में ना के लिए आता है। तो यहाँ पे गवे हितम लिखा हुआ है। अब इसको चतुर्थी को हटा देंगे तो ओरिजिनल मेन शब्द क्या हो गया? गो हितम। फिर यहाँ देखिए पठाए शाला, तो पठाए पढ़ने के लिए, फिर चतुर्थी व्यक्ति लगा हुआ है ना, तो उसको हटा देना, केवल पाठ हो जाएगा, पाठशाला, पाठशाला हो गया। समझ में आ रहा है बात। इसमें जो विभक्ति होता है ना उसको लोप करके तब समास बनाया जाता है। तो देखिए इससे ऐसे बनाना कहलाता है समास बनाना, और इसको ऐसे करना कहलाता है समास विग्रह करना। तो ये जो है विभक्ति तत्पुरुष, ये भारी नहीं है, आसान है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होता है कि समास बनाना तो आसान हो जाता है, लेकिन विग्रह करते समय इसका अर्थ पता होना चाहिए आपको। जरा आइए समझाते हैं।
जैसे लिखा हुआ है मध्य शून्य या गोहितम ही लिखा हुआ है, अगर तो गोहितम लिखा हुआ है, इसका पहले आपको मतलब पता होगा कि गोहितम का मतलब होता है गाय के लिए हितकारी, के लिए। तो अब ना आप गो के चतुर्थी में खोजिएगा क्या होता है, गौवे, हितम लिखिएगा। बात मेरा कि नहीं, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका मतलब के लिए है कि का है, अगर नहीं पता, चूंकि के लिए पता रहेगा तब चतुर्थी में जाके लिखिएगा, यहाँ पे विभक्ति लगाइएगा। अगर यहाँ पे का है, जैसे यहाँ पे देखिए रामाश्रिता है ना, रामाश्रिता, राम का आश्रय किए हुए। फिर जैसे कृष्णाश्रिता है, कृष्ण का आश्रय किए हुए, या पाठशाला है, पढ़ने के लिए शाला। तो इस सब में आप देख रहे हैं कि नहीं, विभक्ति का चिन्ह है। तो ये अर्थ पता होगा तब ना आप समझिएगा उसमें कौन सा विभक्ति लगेगा। जैसे पाठशाला है, पढ़ने के लिए शाला, ये के लिए देख के क्या लगा आपको कि चतुर्थी विभक्ति इसमें लगेगा। तो पाठ में चतुर्थी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठाए। तो अर्थ पता होगा तभी ना लगाएंगे यहाँ पे। अगर अर्थ हमको पता ही नहीं है तो यहाँ पे कैसे हम लगाएंगे चतुर्थी। कोई पंचमी लगा देगा, कोई चतुर्थी, कुछ भी लगा देगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ईश्वर से विनती कीजिए कि आपको इसका तत्पुरुष जो विभक्ति है, इस व्यक्ति तत्पुरुष, इसमें आपको समास करने वाला है। ठीक, ऐसे भी आपके एमसीक्यू में आने वाला है ये। अगर समास विग्रह भी रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, एक एक ऑड वन को छांटते छांटते जो है ना देखिएगा, कोई एक आपको स्पेशल मिल जाएगा जो कि वही आंसर होगा। ठीक से, एमसीक्यू में यही फायदा होता है ना कि कोई आंसर ऐसा दिख जाता है उसमें कि यही तो होना ही होना है, ये तो हो ही नहीं सकता। भले ही आपको ऐसे पूछा जाए तो आपको पता ना हो, लेकिन जब ऑप्शन दे दिया जाता है आप इजीली ढूंढ लेते। इसमें और भी कुछ एग्जांपल्स है, उसको हम फिर लिख देते हैं। ओके, तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर वृक्षापतित, वृक्षापतित। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हाथ हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वृक्षपतित। मैंने जो भी द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति जहां जहां भी लगा हुआ है वो सबको लोप करके इसका समास बनाया जाता है। ठीक, जैसे पत्यु दर्शनम, तो पत्यु है ना, इसका मेन जो शब्द है वो क्या है, पति है। इसमें हटाइए इसमें विभक्ति, तो पति दर्शनम। फिर तपसा वनम है तो तपो वनम। ठीक, फिर न्याय पंडित है तो न्याय पंडित। जहां भी विभक्ति देख रहे हैं उस सबको हटा देना है। ओके, तो इस तरह से आपका ये तत्पुरुष क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें एक ही पढ़ना था व्यक्ति तत्पुरुष। ठीक है, अब कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, बहुब्रीहि। ओके, देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये है बहुब्रीहि समास। एक्चुअली आपके सिलेबस में तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी और द्वंद्व इसी में से, ना ही कर्मधारय है और ना ही दुगु है, ये सब नहीं है। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जब पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला पद, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। ठीक है, जब पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो। जैसे आप लोग सुने होइएगा कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये एक्चुअली इसकी जो प्रधानता है लंबोदर की है, क्योंकि किसी खास व्यक्ति के लिए, गणेश के लिए आता है ना लंबोदर, किसी खास व्यक्ति के लिए। तो वही बातें आए कि ना पूर्व पद का प्रधानता होता है ना उत्तर पद का प्रधानता होता है, यहाँ पे किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, और इसी को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। और इसी में अन्य पद के अनुसार ही लिंग, विभक्ति या वचन निर्धारित होता है। यहाँ देखिए, पीतम अंबरम यस्य सः, अंबर समझते हैं वस्त्र, तो जिसका वस्त्र पीला हो उसको क्या बोलते हैं, पीताम्बरा। क्या बोलेंगे उसे, पीताम्बरा बोलेंगे। तो इसी के अनुसार यहाँ पे विसर्ग लगा है। यहाँ जो भी लिंग या विभक्ति या वचन लगेगा ये अन्य जो पद हैं यानी कि जो विशेष शब्द है उसी के अनुसार लगता है। फिर प्रभुतम सलिलम यस्मिन यत। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि पुल्लिंग होगा तो यहाँ स लगेगा, स्त्रीलिंग होगा तो सा लगेगा, यस्या हो जाएगा, पुल्लिंग में यस्य हो जाएगा। ये सब का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो प्रभुतम सलिलम यस्मिन यत, ये क्या हो जाएगा, प्रभुत सलिलम। फिर पवित्रम कर्म यस्य स, पवित्र कर्म, यश स सब में लगा हुआ है, देख रहे हैं स यश सा ये सब में लगा हुआ है। तो जब आप विग्रह कीजिएगा तो ये अपने से लगाना पड़ेगा, और जब संग्रह कीजिएगा तो ये हट जाता है, एक स्पेशल वर्ड चला आता है, यानी कि एक अन्य पद चला आता है जिसकी प्रधानता होती है। हिमानी एवं शिखरानी यश स हिम शिखर, जिसके शिखर पर हिमानी जी हिम के शिखर पे हो वो क्या कहलाएगा, हिम शिखर। शुभम आननम यस्या सा शुभानना। फिर सुधम जलम यस्या सा शुद्ध जला। ठीक है, ये था आपका बहुब्रीहि समास। तो या तो आपको समास करने के लिए आएगा या समास विग्रह के लिए आएगा, और वो भी किस में आएगा, एमसीक्यू में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक, काफी आसान होगा बनाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास को। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा तथा उसी की प्रधानता होती है। और इसमें जो आपको पढ़ना है ये सिलेबस में है 6 ठो है, इसमें सिलेबस में 6 ठो है अव्ययी भाव समास में, जिसके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें से पहला कौन है, उप। एक एक करके देखिए कि उप का अर्थ क्या होता है, समीपम, जिसका मतलब क्या होता है, पास। ठीक है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगता है। उदाहरण देखिए तो क्लियर समझ में आ जाएगा।
जैसे है रामस्य समीपम, रामस्य समीपम, ये हो गया आपका विग्रह, समास का विग्रह किया हुआ है, ठीक है। इसको ज्वाइंट करेंगे तो समास बनेगा। तो जब समास बनाएंगे तो पहले जो ये जो समीपम है ना, उसका देखिए कौन सा उपसर्ग उसमें लगेगा, यानी कौन सा अव्यय लगेगा, उप लगेगा ना समीपम का। तो पहले लिखेंगे उप, और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें अ से हटा देंगे अभी जो लगा हुआ है, उपरामम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लगता है। ये जो अव्यय का जो देख रहे हैं ना, ये समास में प्रयोग होगा। इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? समास में। हिंट्स के तौर पे लिख देते हैं यहाँ पे समास विग्रह में, जो विग्रह किया हुआ है, तोड़ा गया है, उसमें अर्थ वाला लिख देते हैं, ठीक है। और जहाँ समास बनाते हैं उसमें ये वाला लिखते हैं। समास विग्रह जो किए हैं उसमें इसका प्रयोग होगा, समास विग्रह में अर्थ का प्रयोग होगा, ठीक है। रामस्य समीपम, इसमें हो जाएगा उपरामम। तो इससे ये बनाना तो आसान हो गया, समीपम का पहले लिख देंगे उप, यहाँ हो जाएगा रामम। अब कहेगा नहीं उससे अगर विग्रह कहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो पहले यहाँ उप देख लिए, तो इतना समझ लीजिए कि विग्रह में तो अर्थ वाला प्रयोग होगा समीपम, तो समीपम लास्ट में होना तय है, ठीक। अब यहाँ बच गया रामम है, तो रामम है तो ओरिजिनल मेन शब्द क्या हुआ? राम। और राम में कौन विभक्ति लगाना है? षष्ठी लगाना है। तो क्या हो जाएगा? रामस्य समीपम। षष्ठी में अस्य लगता है ना, बालकस्य, उस तरह से हो गया रामस्य समीपम। तो आपको याद रखना होगा उप का अर्थ क्या होता है, समीपम कौन सा व्यक्ति लगता है? षष्ठी, ये याद रखना होगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, आसनस्य समीपम, समीपम, आसनस्य समीपम, तो क्या हो जाएगा? उप तो होना ही है, समीपम का उप हो गया उप, और उसके बाद आसनम, तो उपासनम हो जाएगा। और प में जुट गया आ, तो उपासनम हो गया, उपासनम, ठीक है। ये था पहला। दूसरा देखिए, दूसरा उपसर्ग कौन सा है? नीर निस, नीर या नीस, आधा है यहां देख लीजिएगा, निर्निस। इसका अर्थ क्या होगा? तो अभाव, अभाव, इसका होता है न होना, कोई चीज अगर नहीं होता है ना, मैंने अभाव, कमी होना किसी चीज की, ठीक है। इसमें विभक्ति कौन सा लगता है? तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगता है, काफी आसान है। एग्जाम्पल देखिए, जनानाम अभाव, जनानाम अभाव, ठीक है। तो इसका जो समास बनेगा, अभाव का पहले वाला लिखाएगा, अभाव का क्या होगा? नीर होगा कि निस होगा? तो जरा सोचिए, निर्जनम होता है कि निस्जनम होता है? तो निर्जनम होता है ना, निर, यहां जनानाम है तो व्यक्ति हटा देंगे ना, तो निर्जनम, ठीक है। अब फिर इससे अगर इधर आना है आपको, इससे अगर इधर आना है तो पहले निर देखते समझिए अभाव होगा कंफर्म बाद में, और ये जन का षष्ठी विभक्ति लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? जननाम हो जाएगा। लोगों की कमी निर्जनम। फिर उस तरह से फलस्य अभाव, फल की कमी, फलस्य अभाव, क्या हो जाएगा? निष्फलम। तो निर नहीं हो के यहां पे क्या होगा? निश, तो निष्फलम, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा समझना है कि निर कब होगा, निस कब होगा। तो निस कब होगा? जब देखिए, जैसे यहां पे है ना फ है ना, तो इस प्रकार से मैं लिख देता हूं क ख प या फ, क ख प या फ, इसमें से अगर कोई भी अगर है तो वैसी स्थिति में निस हो जाता है। जैसे यहाँ पे है ना फ है, फ देख रहे हैं, यहाँ पे फ हो गया कि नहीं हो गया? तो इस जगह पे अगर क ख प फ में से कुछ भी अगर होगा तो वो क्या हो जाएगा? निस हो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा बाबू? नीर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये दूसरा था निर्निस। आपको याद रखना, निर्निस का मतलब क्या होता है? अभाव, जिसका मतलब होता है नहीं होना, मतलब कम ही होना। अब विभक्ति कौन सा लगेगा इसमें? षष्ठी विभक्ति लगेगा, ठीक। आइए अगला देखते हैं, अनु। तीसरा कौन है? अनु। अनु का मतलब क्या होता है? यहाँ दो ठो सेंस में होता है, एक योग्यम होता है, एक पश्चात होता है। एक किसका होता है? योग्यम, ठीक है, और एक होता है पश्चात। योग्यम का मतलब होता है योग्यता, और पश्चात मतलब होता है पीछे, ठीक है।
इसमें जो विभक्ति लगता है वो भी है षष्ठी विभक्ति। एग्जाम्पल देखिए, रामस्य योग्यम, रामस्य योग्यम मतलब कि राम की योग्यता। तो इसका जब समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? समास बनाते समय पहले क्या लगेगा? ये समास में ये लगेगा ना उपसर्ग, तो अनु हो जाएगा। अनु, राम का, रामस्य का ओरिजिनल क्या हो जाएगा? राम, तो अनुरामम, अम लग जाता है लास्ट में, अनुरामम रामस्य योग्यम। फिर प्रयोजनस्य पश्चात, प्रयोजन के बाद, प्रयोजनस्य पश्चात, इसका क्या हो जाएगा बाबू? अनुप्रयोजनम। क्या होगा? अनुप्रयोजनम। देखिए कैसे बन रहा है, पश्चात का पहले अनु लिख देना है, ठीक, पहले इसी का लिखा रहता है, क्योंकि उपसर्ग या व्यय, उपसर्ग तो समझते ही है कि शब्द के पहले आके जुड़ता है ना, तो ये बाद में कैसे जुड़ सकते हैं? ऐसा मत समझिए कि पश्चात है यहाँ बाद में है तो इसमें भी प्रयोजनम के बाद लिखेंगे अनु, ऐसा नहीं होता। अनु को पहले लिखना अनु, और तब इसका ओरिजिनल मेन शब्द लिख के अम लगा देना, अनुप्रयोजनम। ठीक है, 3 ठो हो गया। चौथा देखिए, चौथा में प्रति। प्रति इसका मतलब क्या होता है? विप्सा, मतलब दोहराना। विप्सा मतलब कि दोहराना। ठीक है, इसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? द्वितीय लगेगा या सप्तमी लगता है, दोनों में से कोई भी लगा सकता है, दोनों सही है। द्वितीय लगाइए तब भी सही है, सप्तमी लगाइए तब भी सही है। इसका एग्जांपल देखिए, गृहम गृहम इति, गृहम गृहम इति। देखिए आप कहेगा कि यहाँ पे विप्सा बोले थे अर्थ में लगेगा, तो इसमें विप्सा कहाँ लिखे? विप्सा लिखना थोड़ी नहीं, विप्सा मतलब होता है दोहराना, उसको दोहरा देना है। अरे वो समझ में? तो गृहम गृहम इति, इसका क्या हो जाएगा? जब इसका बनाइएगा समास तो पहले प्रति तो आएगा ही, प्रति गृहम। क्या हो जाएगा बाबू? प्रति गृहम। ठीक है, और इस गृहम गृहम इति को जो कि द्वितीय लगा के बनाएगा ना, गृहम फलम, इसको सप्तमी लगा के भी बनाया जा सकता था, ऐसे भी बनाया जा सकता था। क्या? तो गृहे गृहे इति, सप्तमी में गृहे होगा ना, बाल के सॉरी, तो एक और इसका हो सकता है गृहे गृहे इति। ठीक है, ये भी हो सकता है प्रतिगृहम का, प्रतिगृहम का। समझे ना बात को? मतलब कि इसको द्वितीय व्यक्ति से भी बनाया जा सकता है और सप्तमी से भी लगा करके बनाया जा सकता है। 5वां देखिए, यथा। कौन सा अव्यय है? यथा। इसका मतलब होता है अनतिक्रम में, अनतिक्रम में, अनतिक्रम में मतलब कि उल्लंघन नहीं करके, उल्लंघन न करके, न करके, उल्लंघन न करके। ठीक है, इसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? द्वितीय लगेगा। ठीक है, इसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? द्वितीय व्यक्ति लगेगा। एग्जाम्पल, बलम अनतिक्रम में, बलम अनतिक्रम में। ठीक है, तो अनतिक्रम में लगा हुआ है इसमें, तो जैसे समास बनाएंगे तो सबसे पहले अनतिक्रम का अव्यय लिखेंगे, क्या होता है? यथा। तो यथा बलम हो जाएगा, काफी आसान है। अगर इसका विग्रह भी कहेगा तो पहले बलम लिख दीजिए, यथा का अनतिक्रम में लिख दीजिए अर्थ। ठीक, दूसरा देखिए, तो ध्यान दीजिए उस तरह से शक्तिम अनतिक्रम में है तो यथा शक्ति हो जाएगा। ठीक, 6ठा देखिए, स। ये स का मतलब क्या होता है? साथ। ठीक है, एक्चुअली यहाँ लिखा था सहितम है, तो सहितम ही लिखते हैं, ठीक रहेगा, ताकि आपको वही लिखना है जो आपको आएगा एग्जाम में। स होता है इसका, नहीं तो सहितम मतलब उसके साथ में, अपना ध्यान में रखिएगा। इसमें मतलब क्या होता है? साथ। ठीक है, इसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? तृतीय विभक्ति लगता है। ठीक है, इसमें कौन सा व्यक्ति लगेगा? तृतीय। एग्जाम्पल के तौर पे, रामेन सह, रामेन सह। अब रामेन सह का क्या हो जाएगा? तो पहले तो सह का क्या हो जाएगा? स, और उसके बाद हो जाएगा रामम, स रामम।
ठीक है। और देखिए इसका घृतेन सहितम, घृणा से सहित, घृतेन सहितम, इसका क्या हो जाएगा? सहितम का पहले स तो लगेगा ही, घृतेन का घृतम हो जाएगा, ठीक, सघृतम। ये काफी आसान है बाबू, इसमें बस आपको याद रखना है कि समास बनाते समय अव्यय का यूज कर लेना है और वो पहले लिखना है अव्यय को शुरुआत में, और तब इधर जो बच गया उसका विभक्ति हटा के ओरिजिनल लिख दीजिए उसको म लगा करके। सरामम, किसी में म लगता है किसी खास में नहीं भी लगता है तो उसको याद कर लीजिए, ठीक। काफ़ी आसान है, ऑप्शन देख करके भी ये बन जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तत्पुरुष हो गया, बहुब्रीहि हो गया, अव्ययी भाव हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व में 3 ठो था लेकिन पढ़ना है, आपके सिलेबस में एक ही है जो कि 2023 एग्जाम पूछेगा, वो है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या है कि शब्दों की, ध्यान दीजिएगा, शब्दों की संख्या के अनुसार शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है। जो समास बनाएंगे ना उसका वचन क्या करेंगे, शब्दों की संख्या देख लेंगे, उसी के अनुसार उसका वचन होगा। शब्दों की संख्या के अनुसार ही समास का वचन होता है, ठीक है। और अंतिम शब्द का ही लिंग, अंतिम शब्द का ही लिंग समास का लिंग होता है। मैंने बहुत सारे शब्द में से मान लीजिए कि 2 शब्द है या 3 शब्द है, तो जो अंतिम शब्द है ना, अगर वो पुल्लिंग होगा तो जो समास बनेगा वो पुल्लिंग पे बनेगा, अगर वो स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग पे बनेगा, अगर नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग पे बनेगा। मैंने अंतिम शब्द से ही मतलब है हमको, का लिंग ही समास का लिंग होता है। आइए देखते हैं इसको। रामः च लक्ष्मणः च, रामः च लक्ष्मणः च। अब इसका बनाना है राम और लक्ष्मण, इसका कैसे बनेगा समास? तो राम तो होगा ही होगा, लक्ष्मण होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए 2 ठो है ना, तो राम लक्ष्मणौ हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ। जैसे आपको बोले हैं ना कि शब्द का संख्या देख लीजिए, 2 ठो है, तो पढ़े ना आप लोग, बालक, बालकौ, बालका, 2 ठो रहेगा तो बालकौ होता है कि नहीं होता है? अब कहेगा बालक पे क्यों चले हैं, लता पे क्यों नहीं चले हैं? तो लता तो स्त्रीलिंग होता है ना, और यहाँ क्या है, पुल्लिंग है। लक्ष्मण क्या है, पुल्लिंग है। और पुल्लिंग में क्या होता है बाबू, पुल्लिंग के शब्द रूप पे चलेगा ना, जैसे बालका हो गया तो बालक, बालकौ, बालका, है कि नहीं है? अगर स्त्रीलिंग रहता तो लता के शब्द रूप पे चलता, स्त्रीलिंग तो है नहीं, ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में तो बालक शब्द रूप देखेंगे ना। तो 2 ठो वचन है ना, द्विवचन है, तो बालका बालकौ होता है, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणौ, ठीक है। एक और देखिए, कृष्ण च रामः च श्यामः च, रामः च श्यामः च। काफी आसान है बाबू, इसको तोड़ना भी काफी आसान है, रामः च लक्ष्मणः च, आराम से छूट जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, पहले तो कृष्ण होगा ही होगा, राम होगा ही होगा, श्याम होगा ही होगा, कृष्ण, राम, श्याम। अब आगे देखिए क्या होगा, 3 ठो है यानी बहुवचन में जाएगा, और बहुवचन में वो भी श्याम है, पुल्लिंग है, बालक से रूप पे जाएगा, तो बालका, बालको, बालका, क्या होता है, बालका। तो यहाँ क्या होगा, कृष्ण, राम, श्यामा। काफी आसान था ना बाबू। इस तरह से आपका ये भी समाप्त हो गया, समास आपका पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ते हैं, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। तो पहले ये समझिए प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग तो सुने होइएगा, उपसर्ग किसे कहते हैं, जब किसी शब्दांश के पहले, किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया अर्थ देता है वो। जैसे उप है, उप किसी में लग गया तो वो उपसर्ग कहला गया, किस शब्द में लग गया। जैसे आपने देखा ना पीछे भी था उपसर्ग लिखे हुए थे हम अव्यय के बगल में, ठीक। और प्रत्यय जो है ना शब्दांश के पहले नहीं लगता है, ये शब्दांश के बाद में लगता है, अंत में लगता है, और उसके साथ लग करके एक नया शब्द बनाता है, उसका एक नया अर्थ होता है, ठीक है। तो ये प्रत्यय जो है ना, ये शब्द के कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा, ठीक है। ये एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है। ओके, प्रत्यय क्या है, एक ऐसा शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका एक नया अर्थ दे देता है, ठीक। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन होता है इसमें, तो कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय।
कृदंत, ठीक है, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब कैसे प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय बोलेंगे, कैसे प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय बोलेंगे, कैसे प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय बोलेंगे? तो जब धातु के साथ प्रत्यय लगेगा तो कहलाता है कृदंत प्रत्यय। जब शब्द के साथ, माने क्रिया को छोड़ के दूसरा कोई भी शब्द हो, शब्द के साथ लगेगा तो वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। और जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे उसको बोलते हैं स्त्री प्रत्यय। ठीक है, समझ आ रहा है ना? धातु के साथ जब लगेगा क्रिया के साथ तो कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। वैसा प्रत्यय जो धातु के साथ लगे, क्रिया के साथ लगे, उसको बोलेंगे कृदंत प्रत्यय। वैसा प्रत्यय जो किसी शब्द के साथ लगे धातु को छोड़कर, वो क्या कहलाएगा? तद्धित प्रत्यय। और वैसा प्रत्यय जो पुल्लिंग में लगता है और पुल्लिंग से उसको स्त्रीलिंग बना देता है वो कहलाता है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें जो आपके सिलेबस में है वो ये है, ये नहीं कृदंत प्रत्यय, ये नहीं पढ़ना है। ठीक, कृदंत प्रत्यय नहीं पढ़ना है। और जो तद्धित प्रत्यय है उसमें 4 पढ़ना है, मतुप, ठक, त्व, तल। इसमें कौन कौन पढ़ना है? मतुप प्रत्यय पढ़ना है, ठक, त्व और तल, यही चारों पढ़ना है। मतुप प्रत्यय, ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, यही पढ़ना है। ठीक, इट्स ओके। और जो स्त्री प्रत्यय है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, इसमें 2 ठो पढ़ना है। एक पढ़ना है टाप प्रत्यय और एक पढ़ना है डिप प्रत्यय, यही पढ़ना है। मतलब ये 4 और 2 6, इतना ही में आपका प्रत्यय समाप्त। ठीक, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे? तद्धित प्रत्यय से। तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब इस तद्धित प्रत्यय में जो पहला है वो कौन है? मतुप प्रत्यय। मतुप। अब मतुप में क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे फल है, तो फल में जब मतुप प्रत्यय लग जाएगा, देखिए फल शब्द है ना, धातु तो है नहीं, क्रिया तो है नहीं, फल शब्द है ना, तो फल में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? ये देख, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा पुल्लिंग है वो कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, इसको ध्यान रखना होगा। तीनों के लिए अलग अलग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब देखिए, फल में जब मतुप लगेगा तो फलवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलवान, ये पुल्लिंग के लिए। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए फलवती और नपुंसक के लिए फलवत। ठीक है, एक और देखते हैं एग्जांपल। बुद्धि में जब मतुप प्रत्यय लगेगा, बुद्धि में मतुप प्रत्यय, बुद्धि, इसमें जब मतुप प्रत्यय लग जाएगा तो क्या होगा? अब देखिए यहां बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमान होता है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। सॉरी, दो ही लगता है इसमें, या तो वान होता है नहीं तो मान होता है। अब आपको अपने शब्द पढ़ के समझ में आ जाएगा कि इसमें वान लगेगा या मान लगेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। अब खुद बताइए यहां क्या होगा? बुद्धिमती, और यहां क्या हो जाएगा? बुद्धिमत। ठीक है, फिर देखिए गति में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? गति में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? मतुप हलंत होगा यहाँ, गतिमान होगा या गतिवान होगा? गतिमान होगा ना, गतिमान। ठीक है, गतिमती और गतिमत, गतिमान, गतिमती और गतिमत, इसको याद रखना है। ठीक है, फिर धैर्य में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो, धैर्य में जब मतुप प्रत्यय लगेगा तो क्या होगा? धैर्यवान। ठीक है, उसके बाद धैर्यवती, उसके बाद बोलिए, आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए, फिर आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, धैर्यवान, धैर्यवती, और यहां क्या होगा? धैर्यवत। ठीक है,
ओके, यही था आपका मतुक प्रत्यय। उसके बाद है ठक। ठक प्रत्यय में देखिए क्या होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें इक लग जाता है। इक देखिए कैसे, जैसे धर्म है, धर्म है, अब धर्म में ठक प्रत्यय लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, धार्मिक। जब इसमें प्रत्यय जुटता है ना, तो जुटने के बाद इक लग जाता है। इक कोई प्रत्यय नहीं है, देखिए ऑप्शन में दे देता है, जैसे धर्म में ठक बोले ना, तो क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाता है ना, धार्मिक होगा ना। तो इसमें क्या होगा कि आपके एग्जाम में ये धार्मिक दे देगा, इसमें बोलेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेगा, तो ऑप्शन में एक धर्म जोड़ ठक तो रहेगा ही, एक धर्म जोड़ इक भी रहेगा। तो ध्यान रखिए, ये इक प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय ठक है। जो जुटा है इसके साथ में ना, उसको प्रत्यय बोलते हैं। जुट के जो बना है वो प्रत्यय नहीं है, जो जुटा है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो ये हो गया धार्मिका। ठीक, फिर अधर्म जो ठक, अधर्म प्लस ठक क्या हो जाएगा, अधर्मिक। इक लगा देना है लास्ट में। ठीक है, फिर संसार में ठक लग जाएगा, क्या हो जाएगा, सांसारिक। ठीक है, फिर उसी प्रकार से नगर में ठक लगेगा, ये क्या हो जाएगा, नागरिक। एक बार इसको सही से देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। फिर दिन में ठक लग जाएगा, दैनिक। ठीक है, तो ये ठक प्रत्यय आपका क्लियर हो गया। ध्यान रखना है, बार बार बोल रहे हैं हम, ये वान या मान प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय ये है मतुप। और जो ऑप्शन देता है उसमें वान भी दे देता है। जैसे फलवान रहेगा ना, तो लिख देगा फल प्लस वान, तो वो नहीं होगा, क्योंकि वान प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कौन है, मतुप है। इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है, फलवान करके ऑप्शन दे देगा, एक में फल जोड़ मतुप, दूसरा में फल जोड़ वान, तीसरा में फल जोड़ मान, ऐसे करके रहेगा। तो वान मान तो प्रत्यय होता ही नहीं है, तो सीधे हो गया मतुप। क्या दिक्कत, नहीं समझ में आ रहा है क्या, काफी आसान तो है। थोड़ा सा मुस्कुराइए पहले, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा और, हाँ अब समझिए, अब ठीक है, अब समझ में आएगा, है ना। ठक हो गया, इसमें इक लग जाता है, प्रत्यय कौन सा होगा, ठक या इक, ठक। इट्स ओके, अब सही है। आगे देखिए, ठक के आगे कौन है, तो। आइए तो को देखते हैं। और चौथा तल, दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं, ये एक में ही समझ में आ जाएगा, तो तथा तल। ठीक है, ये चौथा तल, ये दोनों एक साथ में ही देख लेते हैं कैसे। तो आइए समझते हैं। जैसे है मूर्ख, मूर्ख। ठीक है, मूर्ख मेन शब्द हो गया। इसमें जब तो प्रत्यय लगेगा तब क्या बनेगा, और तल प्रत्यय लगेगा तब क्या बनेगा, दोनों एक साथ देख लेते हैं। तो मूर्ख में जब तो प्रत्यय लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूर्खत्वम। क्या हो जाएगा, मूर्खत्वम। ठीक है, क्या हो जाएगा, मूर्खत्वम। अब देखिए प्रत्यय कौन है, त्वम है या त्वा है, त्वा प्रत्यय होता है ना, लगने के बाद हुआ है त्वम। ठीक है, तो मूर्ख में जब त्वा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मूर्खत्वम। ठीक से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में धीरे से क्या करता है, त्वा के ऊपर बिंदु दे देता है, त्वम हो जाता है, तो वो नहीं होगा आंसर। त्वा होता है प्रत्यय, त्वम नहीं होता है, मूर्खत्वम। और इसमें क्या हो जाता है, मूर्खता। तल प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, मूर्खता। मतलब तल में क्या लग जाता है, ता, और त्व में क्या लग जाता है, त्वम। याद रहेगा ना, त्व में क्या लगेगा, त्वम, और तल में क्या लग जाएगा, ता। तो मूर्ख का हो गया। जैसे पशु, पशु में जब त्व प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, पशुत्वम। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, इसको तो विच्छेद भी, सॉरी, इसको बोल भी देगा ना कि कौन प्रत्यय लगा, बताइए, तो भी आसान आपके लिए कि पशु में त्व लगा है, त्वम लगा या त्व लगा है, त्व लगा है ना, त्वम नहीं लगा, त्वम त्व लगने के बाद हो गया है त्वम। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, तल प्रत्यय लगेगा तो पशुता। काफी आसान है। फिर देखिए लघु, लघुत्वम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लघुता।
ठीक है। फिर उसको देखिए, मानव में जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, मानवत्वम, और यहां क्या हो जाएगा बाबू, मानवता। ठीक है, इस तरह से आपका जो तद्धित प्रत्यय है ये हो गया क्लियर। ठीक, अब आएगा कौन, स्त्री प्रत्यय। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, थोड़ा देर में खत्म हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। इट्स ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये तद्धित प्रत्यय क्लियर हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में कौन सा पढ़ना है, पहले पढ़ना है टाप प्रत्यय। अब टाप, चूंकि देखिए स्त्री प्रत्यय नाम ही इसलिए पढ़ा है चूंकि किसी पुल्लिंग शब्द के साथ वो लग करके उसको स्त्रीलिंग बनाता है। पहले अपने दिमाग में क्लियर रखिए। ठीक, और टाप में क्या लग जाता है, आ लग जाता है। आप प्रत्यय नहीं है बाबू, प्रत्यय लगने के बाद जो बनेगा ना उसमें आ आता है। जैसे अज, अज मिस होता है बकरा। ठीक है, पुल्लिंग है ना। अब अज में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो ये क्या होता है, अजा हो जाता है। अज में जब टाप प्रत्यय लगे तो क्या हो जाता है, अजा। अजा का मतलब क्या हो गया, बकरी। समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अश्वा, अश्वम इस घोड़ा होता है, इस घोड़ा में जब टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, अश्वा मतलब घोड़ी। ठीक है, फिर बालक में जब टाप प्रत्यय लगेगा, बालिका। अब देखिए कहीं कहीं पे थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, क्योंकि बालिका तो होता नहीं है, स्त्रीलिंग बनाना है ना, तो आपको पता है बालिका होता है। ठीक, अब एक्यूरेट सोचिएगा, सिर्फ आकार ही लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग भी, अपना कॉमन सेंस भी यूज करते रहना। ठीक, सेवक में टाप लगेगा तो क्या हो जाएगा, सेवक में टाप लगेगा क्या हो जाएगा, सेविका। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपका श्याम में टाप लगेगा, श्यामा हो जाएगा ना। श्याम में जब टाप लगेगा तो क्या हो जाएगा, श्यामा। जनरली इसमें क्या लगता है, आकार लग जाता है। दूसरा क्या है, डीप प्रत्यय। डीप में क्या लग जाता है, एक्चुअली ई लग जाता है, दीर्घ ई। ठीक है, दीर्घ ई लग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कामिन में डीप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, कामिन में जब डीप प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाता है, कामिन में डीप प्रत्यय लगेगा तो कामिनी हो जाएगा, मतलब चाहने वाली। कामिनी, कामिनी का मतलब होता है चाहने वाली। फिर उस तरह से भामिन में डीप प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा, भामिन मतलब होता है चाहने वाला, और जब इसमें डीप प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं, कामिनी का मतलब चाहने वाली होता है ना। कामिन मतलब चाहने वाला, कामिनी मतलब चाहने वाली, और भामिन मतलब होता है ना प्रिय करने वाला। भामिन मतलब क्या होता है, प्रिय करने वाला। तो इसका क्या हो जाएगा, भामिनी। देखिए ध्यान दीजिए, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई मतलब उधर से ऐसे होता है। तो भामिनी में क्या हो जाएगी, प्रिय करने वाली। लिख दूं क्या, प्रिय करने वाली। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा, चाहने वाली। ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं, ये घोड़ी हो गया, फिर लड़की हो गया, सेविका समझते हैं ना, सेवक, जैसे सेवक होता है ना, नौकर टाइप का, तो वो सेविका हो गई, सेवा करने वाली, ऐसे कहिए। नौकर बोलना अच्छा नहीं लग रहा, सेवा करने वाली। ठीक है, फिर उस तरह से कारीन में डीप प्रत्यय लगेगा, कारीन में जब डीप प्रत्यय लगेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कारिनी मतलब कि करने वाली। इट्स ओके। इस तरह से आपका स्त्री प्रत्यय भी समाप्त हुआ। मतलब कि अब केवल स्त्री प्रत्यय ही नहीं बल्कि आपका ग्रामर का सेक्शन जो था वो समाप्त हो गया। 7 टॉपिक था इसमें, सातों का सातों आपका समाप्त हो गया। वो कौन कौन था, पिछला जो वीडियो था उसमें आपका संधि पढ़ाया गया, उससे जो पिछला वीडियो था उसमें आपका 4 ठो क्लियर कराए थे। अव्यय था, वाच्य था, समय था और अशुद्धि संशोधनम था। 4 उसमें क्लियर हो गया। इसके जस्ट पीछे जो था उसमें संधि क्लियर हो गया और इस वीडियो में 2 क्लियर हो गया आपका समास प्रत्यय। कुल मिलाकर के ग्रामर के जितने पोर्शन थे पूरे के पूरे क्लियर हो गए, यानी 25 मार्क्स आपका ये कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगला वीडियो जो आएगा वो तो आएगा इसके इसी सातों के वर्कशीट का आएगा, एक एक करके। जैसे संधि का एक वर्कशीट लाएंगे, 15-20 सवाल उसमें रहेंगे, फिर समय का आएगा, फिर समास का आएगा, फिर प्रत्यय का आएगा, ऐसे करके। ठीक है, या 1-2 को कंबाइन करके भी लेके आएंगे। जैसे समय जो है बहुत छोटा है, तो अगर चाहा जाएगा तो समय या अशुद्धि संशोधन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लाया जा सकता है। तो जब तक कि इसको आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं
तब तक मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। आपको क्या करना है, पहले ग्रामर सेक्शन जो 25 मार्क्स का है ये पूरा कंप्लीट करके आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है कि हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया। तो फिर नेक्स्ट सेक्शन यानी कि जो अपठित अवबोधनात्मक गद्यांश, उस पर फिर मैं आऊँगा, उस पर फिर वीडियो बनाऊँगा। फिर उसके बाद रचनात्मक कार्य बनाऊँगा, तब जाऊँगा पठित में। ठीक है, तो जितना जल्दी आप कर सके उतना जल्दी कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। इट्स ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट के साथ। हर टॉपिक पर जो है ना आपको कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर, जय हिंद।